ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच है। जी डेली एनसीआर हरियाणा की तरफ से, पूरे जी मीडिया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका ओम प्रकाश धनखड़ जी। इस खास सेशन की हम शुरुआत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। ओम प्रकाश धनखड़ जी का पूरे जी मीडिया की तरफ से मैं बहुत स्वागत करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जी को। प्लीज आप मंच पर आइए। जी सलाम के एडिटर तारिक सर आप भी प्लीज मंच पर आइए। और वक्त हो गया है अब ओम प्रकाश धनखड़ जी को सम्मानित करने का, क्योंकि माननीय व्यक्ति है, बड़ा कद है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो जी मीडिया उनको पहले सम्मानित करेगा और उसके बाद उनसे सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए ओम प्रकाश धनखड़ जी के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर के खास मंच इमर्जिंग हरियाणा पर। सर नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार, स्वागत है आपका। सवाल जवाब हम दोनों करेंगे, हमारी सहयोगी भी करेंगे। इमर्जिंग हरियाणा का मंच है जी मीडिया का। तो सबसे पहले मैं एक वो कहते हैं ना नीचे स्टेचुरी वार्निंग, आज थोड़ा इधर उधर निकल जाऊं तो माफ़ कर देना, मंच थोड़ा बड़ा है तो सवाल पूछने पड़ेंगे। नहीं मुझे लग रहा था कि दो तो आ गए, तीन और आ जाएं तो एक चलता है ना, वो रिमांड करके क्या चलता। इमर्जिंग हरियाणा की बातचीत हो रही है सर। गुरुग्राम में हम बैठे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, लंबा राजनीतिक करियर, हमारी सहयोगी मनु भी बता रही थी लगातार, और तमाम दर्शक भी जानते हैं। और आप जनता के बीच रहकर और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद करते हैं। हरियाणा आज खड़ा कहाँ है आपके नज़र से, आपके चश्मे से, आपके अनुभव से अगर मैं पूछूं तो दो कमेंट, दो चार लाइन जो आप बोलना चाहें, हरियाणा कहाँ खड़ा है आज आपके नज़र से? देखिए, जहाँ हम जनता की उपलब्धियों को देखें तो हरियाणा बहुत सारी चीज़ों में, गाड़ी बनाने में, ट्रैक्टर बनाने में, मोटरसाइकिल बनाने में, सिरिंज बनाने में, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनमें हरियाणा एक खेती किसानी में अपने लोगों का पेट भर के 3 करोड़ पौने 3 करोड़ लोगों का 15 करोड़ और लोगों का पेट भरता है। दूध उत्पादन में भी हम अच्छे हैं। हम पोल्ट्री में लीडर हैं पूरे उत्तर भारत में, हमारी बराबरी कोई नहीं कर पाता। इनलैंड फिशिंग में हम नंबर 2 पर हैं। हमारा बजट अड़ोस पड़ोस के राज्यों जो हमारे जैसे हैं, ख़ास करके मैं पंजाब से कहूँ तो कुल बजट ज़्यादा है। पूंजीगत बजट हमारा जो है 31% है, यानी इकोनॉमी हमारी उस नाते से अच्छी है। तो मैं कहूँगा कि अनेक ऐसे मानक हैं जिसमें आप कह सकते हो कि हमारे देश भर के बहुत से राज्यों में हरियाणा बहुत सारी चीज़ों में पहला है, अग्रणी है। जब सिस्टम का अवतार यहाँ भी हो रहा है, सिस्टम इम्पोर्टेंट है, दुनिया के बहुत सारे देशों ने सिस्टम से तरक्की की है, तो हरियाणा उस प्रकार के व्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहा है और अनेक व्यवस्थाओं में 8-9 वर्षों में आगे बढ़ा है और लोग भी उसको मान्य करने लगे हैं। शुरू में तो मान्य करने में भी दिक्कत होती थी जी कि आप करा क्यों नहीं सकते, आप तो सब कुछ कर सकते हो। लेकिन सिस्टम सहज करके अब लोग भी स्वीकार करने लगे हैं कि ये ऑनलाइन मेरी हो गई है तो मैं यहीं कर लूँगा, मेरिट में मेरा नंबर यहाँ आ गया है तो यही है, या नहीं आया है तो शायद अगली बार आएगा, मेरिट से हो रहा है। तो इन चीज़ों की स्वीकार्यता अभी सोसाइटी में बढ़ी है। तो मैं कह सकता हूँ जिस तरह का एक शब्द आपने इस्तेमाल किया है, इमर्जिंग हरियाणा, उपयुक्त शब्द है। आपको इस शब्द के चयन के लिए, उभरते हुए हरियाणा के लिए आपको भी मैं बधाई देता हूँ। आपकी शब्दावली अच्छी है। एक सवाल सुप्रीत आप भी कीजिएगा, लेकिन एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं। जितना रोल मैं आपको जानता हूं, क्योंकि राजनीतिक रिपोर्टिंग भी करता हूं, 2-3 रोल मुझे पता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पता है आपका, टीचर आप रहे हैं, लिखते पढ़ते बहुत हैं, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप रहे हैं, पार्टी में तमाम जिम्मेवारी पद पर आप आए, और इसके अलावा पिछली सरकार में जिस तरह से महत्वपूर्ण मंत्रालय कृषि से आपका खास लगाव है। ओपी धनखड़ खुद, एक धनखड़ साहब से अगर मैं सीधा सवाल पूछूं अपने राजनीतिक सफ़र को लेकर, या कोई ऐसी चीज़ जो पब्लिक डोमेन में ना हो, आज आप बताना चाह रहे हो अपने सफ़र को लेकर, तो 1-2 मिनट इस पर भी हमको आज देना चाहिए। देखिए, आपने जिक्र किया कि मैं विद्यार्थी परिषद में मैंने लंबे समय काम किया है, 16 वर्षों तक। किसान मोर्चा में मैंने 10 वर्ष काम किया है, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ।
बीच में मुझे विद्यार्थी का काम करता था, उसके साथ साथ स्वदेशी जागरण मंच का भी काम करने का मौका मिला था। इससे किसान मोर्चा के समय में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक अलग एपिसोड है, जिसका लोहा और मिट्टी इकट्ठा करने के भी पूरे देश की जिम्मेवारी मुझे मिली। इस सारी यात्रा में जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अलग से सीखने का मौका मिला, और मैं उससे अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सबको ऐसे मौके नहीं मिलते। जब विद्यार्थी परिषद में मुझे काम करने का मौका मिला तो बहुत दिग्गज लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। नड्डा साहब भी मेरे साथ उसी टीम में थे, साथी थे। उसी समय संघ के सह सरकार्यवाह मान्य मदन दास जी संगठन मंत्री होते थे। प्रोफेसर बाल आप्टे जी, KN गोविंदाचार्य जी, जो आज संघ के सर कार्यवाह हैं, दत्तात्रेय होसबोले जी, वो भी उसी टीम के मेंबर होते थे। मोदी जी के साथ काम करने का क्योंकि जिक्र है, देश के प्रधानमंत्री हैं लगातार 2 बार से, आपका राजनीतिक सफ़र, जितना काम करने का मौका मिला, ये भी मुझे लगता है कि जो हरियाणा के लोग हैं जानना चाहता हूँ। फिर मुझे मौका मिला बीजेपी में ही। बीजेपी के विद्यार्थी परिषद में जब काम करता था तो मेरे जो में शिक्षा का काम था, और देश की शिक्षा नीतियों का अध्ययन करना ये मेरा काम था। 88 से लेकर 96 तक विद्यार्थी परिषद ने जितने शिक्षा पर रेजोल्यूशन पास किए वो उनके ड्राफ्ट करने वालों में मैं था। और 86 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसकी फेलियर पर मैंने ब्लैक पेपर ABVP ने प्रकाशित किया, मैंने उसको ड्राफ्ट किया। यानी देश की शिक्षा को समझने का मौका 88 से 96 तक मुझे पर्याप्त मात्रा में मिला। उस समय शिक्षा पर मैं लिखता भी बहुत था, आर्टिकल बहुत अखबारों में शिक्षा पर मेरे छपते। अब मेरी पहचान शिक्षाविद की नहीं है अब पहचानों में किसान नेता की ज़्यादा है। जिस तरह से आपके रोल्स की हमने अभी बात की कि आपने कई अपने लाइफ में कई रोल्स निभाए हैं और बड़ा राजनीतिक करियर आपका रहा है, आप लेखक रहे, कवि रहे, कई बड़ी जिम्मेदारियां आपने निभाई है। CM के तौर पर भी CM का रोल भी निभा सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, मोदी जी ने हमको एक बात सिखाई है, काम की बात करो। काम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या काम आपके दिमाग में हैं, उन काम के लिए आप आगे बढ़ो, पदों के लिए नहीं। अब जब मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और मुझे अलग अलग तरह के दायित्व मिले, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट उस समय ठंडे बस्ते में पड़ी थी। कांग्रेस ने 8 वर्षों तक पैरों नीचे दबा रखा था। हमने उसके लिए देशव्यापी आंदोलन चलाए। आप लोगों ने देखा कि मेरी बहुत फोटोएं वायरल होती रही, कहीं रेल रोको की, कहीं पद यात्रा की, कहीं कुर्ता उतारे हुए की। मेरा रेवाड़ी रैली का भाषण भी बहुत वायरल हुआ। तो लेकिन हम उस काम पर लगे, हमने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल कराया, और हमारी पार्टी का शासन आया तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हमने इम्प्लीमेंट कराई। इस बात का आनंद है कि एक काम को उठाया, अपने समय में लेकर चले, उसको पूरा किया। दादरी जिला व्यवहार आज मैंने पहले ही आपसे परमिशन भी ले ली थी और थोड़ा सा आपको कह भी दिया था। सुप्रीत, दोबारा सवाल दोहराओ। आप सवाल टाल गए। आप सुप्रीत सवाल दोहराइए आप दोबारा। इन्होंने कहा कि ये तमाम रोल निभाए, कोई इससे बड़ा रोल प्रदेश को संभालने का मिले तो क्या धनखड़ साहब उसके लिए तैयार हैं? मैंने उसी समय कहा था, प्रारंभ में कहा था कि हमारा सोच काम करने का है। कितने ही काम मिले, काम ही है सर। नहीं, कितने ही काम मिले वो करने का है, पदों पर सोचने का नहीं है। आपको जो भी दायित्व मिले उस दायित्व को परफेक्शन के साथ करो, पूर्णता के साथ करो। गिव यूर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट। हर मौके पर अपना सर्वश्रेष्ठ दो और दूसरों का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करो। करने की सोचो, बनने की मत सोचो। करोगे तो नियति अपने आप आपकी यात्रा संपन्न करती है। अचीवमेंट्स की बात होगी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की बात होगी। अब बात कर लेते हैं सर चैलेंजेस की। चैलेंजेस बहुत हैं। 2024 में आप पर जिम्मेदारी है, जिस मोदी टीम का आप जिक्र कर रहे हैं उनको लोकसभा में आप लोगों ने, आप शायद फरीदाबाद से नारा भी दे चुके हैं। अब की बार फिर से मोदी सरकार, जो एक आपका कार्यक्रम था वो मैंने कवर भी किया था। चैलेंजेस बहुत हैं। 10 सीट जीत कर आए हो, बड़ा राज्य नहीं है हरियाणा, लेकिन 10 सीट जीत कर आया था 2019 में। तो केंद्र की जो टीम है वो चाहेगी कि अपने प्रदेश अध्यक्ष से क्या परफॉर्मेंस ली जाए। नंबर का एक नंबर का गणित होता है चुनाव से पहले। तो आज
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से मैं पूछ रहा हूं 24 के लिए सेंटर की टीम को आपका फीडबैक या आपका कमिटमेंट क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, अगर चैलेंजेज नहीं होंगे तो कोई बच्चा वीडियो गेम भी नहीं खेलेगा। चैलेंजेज बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैलेंजेज होने चाहिए। खेल का मज़ा तभी है जब चैलेंजेज हो। दूसरी बात यह है कि हरियाणा ने 10 के 10 सांसद हमको 2019 में दिए, और जब से मुझे ये काम मिला है जुलाई 2020 से, तो मैंने अपने पहले भाषण में कहा था, कई साथी उसमें से यहाँ उपस्थित भी हैं और आपने कवर भी किया था, कि हम अपने संगठन को गुजरात मध्य प्रदेश की तर्ज पर आगे ले जाएंगे। और आज मुझे इस बात का आनंद है कि मैं 23 जून तक हर पन्ने तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा कर दूंगा, हर 15 परिवारों पर। ये 23 जून तक कितना संख्या हो जाएगी सर? 3,71,000 पन्ना प्रमुख होंगे, और उससे ऊपर के 1 लाख कार्यकर्ता जो मंडल में है, जिले में है, प्रदेश में है, और मोर्चों और प्रकोष्ठों में हैं। तो 4,71,000 वर्कर। और ये केवल मेरा कोई आपके टीवी पर ऐसे बताने का वो नहीं है, ये हमारी पार्टी के सरल पोर्टल पर फोटो के साथ और वेरीफाइड नंबर के साथ अपलोडेड होंगे, जिनमें जिससे भी आप चाहोगे उससे बात कर सकते हो। हर बार देखिए धनखड़ जी, गठबंधन को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं और सवाल भी किए जाते हैं कि आखिर आगे का जो चुनाव होगा, अगला चुनाव होगा, कैसे लड़ी जाएगी। बीजेपी साथ में लड़ेगी, बड़ा भाई छोटा भाई साथ में होगा। और ऐसे में इस मंच के जरिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के मंच से, इमर्जिंग हरियाणा के मंच से आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं इस गठबंधन वाले सवाल पर। देखिए, मैं एक बात आप दर्शकों को सबको कहना चाहूँगा, और मेरी बात वो हरियाणा के हर युवा तक जाएगी तो और भी अच्छा होगा। भूतकाल को ध्यान में रखते हुए भविष्य खराब नहीं करना चाहिए, और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। ये बात सबको अपनी लाइफ में याद रखनी चाहिए। इसलिए आप मेरे से जो सवाल कर रहे हो, वर्तमान हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, और आप भविष्य में वर्तमान में उतारने की कोशिश कर रहे हो भविष्य का सवाल करके। भविष्य जब वर्तमान बनेगा तब आपको इस सवाल का जवाब देंगे, जब वक्त आएगा तब देंगे। अभी गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है, ये निर्णय तब होगा, तब आपको जानकारी देंगे। बैठकों में ये फीडबैक दिया जाता है आपके तमाम पदाधिकारियों द्वारा। मैं दूसरी तरीके से पूछता हूँ कि पदाधिकारियों द्वारा कि गठबंधन में साथ रहकर नुकसान ज़्यादा है, जो सुप्रीत हमारी सहयोगी का सवाल था। गठबंधन से अगर बाहर निकल जाएंगे तो 24 में बीजेपी वाले ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। आपके ही लीडर्स देते हैं, मेरा नहीं है इसमें कोई इनपुट, जो आपके लीडर्स ही देते हैं। ये आपकी शैली की पहले मैं प्रशंसा करता हूँ। आपने बिना ओनरशिप के सवाल पूछा लेकिन मैं अध्यक्ष पद पर हूँ, मैं बिना ओनरशिप के उत्तर नहीं दे सकता। देखिए, जहाँ तक चुनाव की तैयारियों की बात है, दोनों दल अपनी अपनी कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सहज स्वाभाविक बात है, इसमें कोई अतिरिक्त बात नहीं है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोहरा रहा हूँ। हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, जेजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। जिस विषय के बारे में अभी सवाल शुरू ही नहीं हुआ है, तो अभी उसके बारे में अभी कोई उत्तर दिया नहीं जा सकता। अभी जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। लोकसभा का भी सवाल ना पूछें, लोकसभा की 10 सीटों में कोई डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बने? नहीं, अभी तो हम यही कहेंगे 10 के 10 हमारे हैं। अभी तो मैं बीजेपी अध्यक्ष के नाते यही कहूँगा, तो 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत कर आएगी। बतौर प्रदेश अध्यक्ष कापड़ेवाल साहब भी थे, कुछ और लीडर्स भी संपर्क में होते हैं जिनकी टिकट कटी थी। प्रभारी साहब हैं विप्लव देव साहब, उनके वहाँ भी उन लोगों की खास तौर से मीटिंग बुलाई गई, कहें कि हारे हुए या छूटे हुए जो रेस के घोड़े थे, जिनका 19 में कहीं ना कहीं टिकट भी कटा था। अब क्या वो 24 के लिए उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि ये हालात ऐसे हैं कि अब पिक एंड चूज से काम नहीं चलेगा। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप लोग मानेंगे नहीं मानेंगे जब 24 में जाएंगे? ऐसे में सप्पर दाव लगाएंगे? पहली बात तो मेरी पार्टी ने देश भर में ये कला सीखी है कि एंटी इनकम्बेंसी को हम इनकम्बेंसी में बदलना आप जानते हैं। लेकिन जहाँ तक आप कैंडिडेटों की बात कर रहे हो, तो मैं साफ तौर पर अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी के साथ यहाँ बता रहा हूँ कि नेचुरल चॉइसेस जो अपने अपने इलाके में होंगे, जिनकी विनेबिलिटी सुनिश्चित होगी, उनको टिकट दिए जाएंगे।
लोकसभा में- इसलिए जिन्होंने भी चुनाव लड़ना है वो अपने आप को वहाँ पर नेचुरल चॉइस बनाकर रखें। विजयी ही होना ही है, इस प्लेटफार्म पर खड़े होने की तरफ आगे बढ़ें। ये लोकसभा और विधानसभा हम दोनों की बात कर रहे हैं सर? सबके लिए ही है, ये लोकसभा के लिए भी है, विधानसभा के लिए भी है। जो नेचुरल चॉइसेस होंगे उनको टिकट मिलेगी। जो लगेगा कि इनके साथ विजयी ध्वज इनके हाथ में से आगे बढ़ेगा, उन सबको लड़ाएंगे। एक भारत वो भी है जो जंतर मंतर पर पहलवानों के तौर पर सामने बैठा है, आपकी राज्य सरकार से सवाल पूछ रहा है, आपकी केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है और सीधे तौर पर कह रहा है कि आखिरकार एक भाजपा के सांसद जो WFIA के अध्यक्ष हैं रेसलिंग लीग के, उनको बचाने के लिए इतने बच्चे बैठे हैं, किसान आंदोलन की तर्ज पर तमाम लोग आने लगे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक सांसद से इतना प्यार क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि परसों ही अनुराग जी मेरे साथ थे और मैंने उनसे कहा कि इस विषय पर पहल करके तुरंत इस विषय को निपटाना चाहिए। आपके माध्यम से भी मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, वैसे भी मीडिया को मैंने ये जानकारी दी है। दूसरा, FIR हो चुकी है और निश्चित रूप से हम सब हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के पहलवान हैं वहाँ पर, हम सब हरियाणा के लोगों की भावना है और हरियाणा में इन सब पहलवानों का आदर है और न्याय मिले ये पूरे हरियाणा की उनके प्रति एक तरह से मैं कहूँगा कि उनके इस भावना में संपूर्ण हरियाणा का साथ है। और मैं नहीं, मेरे सरकार के भी सब लोगों ने कहा है। आगे भी आप प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से, कोई भी कितने भी बड़े हो, अगर गलत किया है तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए, सब उसके साथ है। सुप्रीत, खत्म करेंगे, बस आखिरी सवाल एक, और ये संभव नहीं है कि विपक्ष का एक सवाल ना आए। एक चुनौती आपके सामने खड़ी है, हम मीडिया की नज़र से देख रहे हैं, हम भविष्यवाणी, मैं तो कम से कम अपने लेवल पर, हमारे सहयोगी हम भी नहीं करते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह का चुनाव प्रचार में धुआंधार तरीके से लगे हुए हैं, 2024 में सरकार बनाने का दावा अभी से कर रहे हैं, गाने बन गए हरियाणवी टोन में, तमाम जगह अपने प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं और ये कह रहे हैं, पिछली बार 19 का चुनाव मैंने कवर किया था सर, आपने देखा भी होगा, उस समय इतने कॉन्फिडेंट के साथ कांग्रेस मैदान में नहीं थी। अब कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, क्या होगा भविष्य की गर्त में, आपने बिल्कुल सही कहा इस मंच से, लेकिन चुनौती तो है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। और उनका कॉन्फिडेंस और बार बार हर मंच से ये कहना कि 2024 में तो कांग्रेस सरकार आने वाली है। कांग्रेस की समस्या आपके सवाल में छुपी हुई है। आपने कांग्रेस के दो ही पिता पुत्र का ही नाम लिया, क्यों? सुरजेवाला जी का नाम नहीं लिया, अजय सिंह जी का नाम नहीं मैंने लिया। क्यों लिया? सबसे ज्यादा एक्टिव शैलजा जी का नाम नहीं लिया, सबसे ज्यादा एक्टिव हो, शैलजा जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि इन्हीं पिता पुत्र ने अपनी राजनीति के लिए सुरजेवाला जी को राजस्थान भिजवा दिया। इन्हीं की पिता पुत्र की राजनीति के कारण से कुलदीप बिश्नोई आज भाजपा के दिग्गज नेता हैं। शैलजा को इन्होंने कार्यकारिणी नहीं बनाने दी, वर्तमान अध्यक्ष को भी कार्यकारिणी नहीं बनाने दे रहे। मैं बता रहा हूं आपको, वो तो कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं आ रही, वो तो ऑन करते हैं कि कमान कांग्रेस की उनके हाथ में है। कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं आ रही, एक अध्यक्ष को लठिया के उतारा। पूरे हरियाणा का नक्शा देखेंगे तो ये पिता पुत्र के सिवा है कहां? सिरसा खाली, हिसार खाली, भिवानी में कब क्या हो जाए, लोग वेट कर रहे हैं। भिवानी में भिवानी पे जिक्र आएगा, भिवानी आपके टच में है क्या? भिवानी, अहिरवाल खाली, जींद कैथल खाली, कहाँ है कांग्रेस? किसकी बात कर रहे हो? भिवानी आप खुद ही अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने परिवार की राजनीति के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को निपटा दिया है। भिवानी आपके संपर्क में है क्या? भिवानी आपके संपर्क में है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं कि नहीं, वो भिवानी निर्णय जब होंगे, किरण चौधरी का नाम ले देता हूं, क्या किरण चौधरी बीजेपी में आ सकती है? भैया देखिए, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता, लेकिन देखिए हमारे झंडे पर, हमारे पोस्टर पर ताऊ देवीलाल भी हैं, हमारे पोस्टर पर अब भजन लाल जी भी हैं, अब राव वीरेंद्र सिंह जी भी हैं, एक ही लाल बचे हैं। राव इंद्रजीत जी का जिक्र ना हो ये संभव नहीं है। उन्होंने सीधे कह दिया है कि 2024 के चुनाव में आरती को टिकट देना चाहिए। कर्नाटक में आप लोग दे सकते हैं, तो जो परिवारवाद में एक टिकट का जो नारा था 19 में, कई परिवारों की राजनीति उससे इफेक्ट हुई। आरती राव का टिकट सीधे तौर पर राव इंद्रजीत साहब चंडीगढ़ में जाकर कह चुके हैं, ऑन कैमरा क्लेम कर चुके हैं। मैं इस फार्मूले की बात
तो मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आप एक टिकट परिवार में बात कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिस परिवार में एक टिकट था और उसके बाद वो चले गए तो वहाँ भी टिकट नहीं मिला। मनोहर पारीकर जी के बेटे को नहीं लड़ाया गया, नरेंद्र बरागटा के बेटे को नहीं लड़ाया गया, अनंत कुमार जी की धर्मपत्नी को नहीं लड़ाया गया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एक था तो एक ही रहेगा। एक टिकट का विषय भी नहीं है, ये तो प्रदेशों की और देश की इलेक्शन कमेटीज बैठती है तब तय करती है और उस हिसाब पर उन स्थितियों में मेरिट पर उन चीज़ों का निर्णय किया जाता है। तो ऐसा जो कोई फार्मूला बता रहे हैं, ऐसा कोई फार्मूला है नहीं। मैंने आपको उस फार्मूले से आगे की बात बता दी अनेक लोगों की कि जो देश में बड़े बड़े नाम थे लेकिन उसके बाद उनके परिवारों में टिकट नहीं था। तो इसलिए ये कोई फार्मूला नहीं है। चुनाव लड़ने की इच्छा अपने परिवारों में भी लोग करते हैं, अभी भी कई परिवारों में हैं। आप देख सकते हो, आपकी जानकारी में आपने अनुराग जी का जिक्र किया, एक समय था पिताजी भी थे और अनुराग जी भी थे। तो इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो आप बता रहे थे। इट डिपेंड्स ऑन बहुत सारे सर्कमस्टांसिस पर, मेरिट पर, वहाँ की विनिबिलिटी पर बहुत बातें, पार्टी की स्ट्रेटेजी पर भी बहुत सारी बातें तय होती हैं। तो इस नाते से तय होंगी। तो इस नाते से सब चीज़ें हमेशा खुली रहती हैं, सब ओपन रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मंच पर आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां और धन्यवाद सर को। ओपी धनखड़ जी के लिए, बीजेपी के हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद थे। और अब आप धन्यवाद अच्छे सवालों के लिए। मनु बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी इस वक्त मिस्टर नागार्जुन रेड्डी जो COO हैं इको ग्रीन एनर्जी के। आप प्लीज मंच पर आइए। और साथ ही साथ मैं जी सलाम के एडिटर तारिक फरीदी जी को भी बुलाना चाहूंगी। सर आप भी प्लीज मंच पर आइए। और धनखड़ जी आप प्लीज बने रहिएगा मंच पर। मिस्टर नागार्जुन रेड्डी, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। इनको मोमेंटो देकर हम इनका सम्मान करेंगे, क्योंकि एक ये जो कार्यक्रम हो पाया है, संभव हो पाया है, कहीं ना कहीं एक छोटा ही सही लेकिन योगदान इनका भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नागार्जुन जी। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी की बेबाकी आपने सुन ली कि किस तरह से उन्होंने एक ही लाइन में सबको संदेश दे दिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं टिकट को लेकर अभी से जो घमासान है वो हरियाणा में शुरू हो गया है। लेकिन एक ही शर्त है, अगर आप जीत सकते हैं, अगर आप नेचुरल चॉइस हैं तो आइए, बीजेपी आपको टिकट देगी। इसके अलावा कोई और शर्त नहीं है। ओम प्रकाश धनखड़ जी आप प्लीज बने रहिए। और अब मैं चाहूंगी कि ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी सम्मानित किया जाए। जी सलाम के एडिटर तारिक फरीदी जी हैं हमारे साथ, हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जी भी हैं। और बड़ी बेबाकी से अपनी बात ओम प्रकाश धनखड़ जी ने रखी है, संदेश भी साफ दिया है, चुनौती सीधे दी है। बेटे का भी जिक्र किया गया है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ और बाप बेटे की है। बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमारे लिए निकालने के लिए।